जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फटाफट। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि आप लोगों का डर बना हुआ है ना, मैं वो डर निकाल दूंगा। आप बस बने रहिए मेरे साथ ना। आपका अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आया ना, तो आप मुझे कमेंट करके बोलना सर मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, मैं आपकी कॉन्फिडेंस की गारंटी लेता हूँ। आप मेरे साथ केवल बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इसका मैं 2 वीडियो में बना चुका हूँ, है ना। प्रत्येक वीडियो में 6 क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है आई फाउंड। फाउंड का मतलब होता है, फाइंड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फाउंड का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। कह रहा है आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। तो किस पार्ट में एरर है? या तो पार्ट ए में एरर होगा, या तो बी में एरर होगा, या तो सी में एरर होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई एरर नहीं है ना, तो नो एरर। ठीक है, चलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये हमारा सब्जेक्ट है, और मैं आपको एक दिन बता चुका था पिछले वीडियो में कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सिर्फ 3 ही फॉर्म का यूज होता है। या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, या तो वर्ब का 5th फॉर्म होगा। यानी कि फाउंड का मतलब हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सही है, आई फाउंड, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिएगा द 2 फर्स्ट चैप्टर्स। कैसा लग रहा है? अटपटा लग रहा है ना। द 2 फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको यहां पे कुछ क्लियर करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये एक है ना, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एक बार में बनेगा, देखते ही बनेगा। ठीक है, बस बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कार्डिनल एडजेक्टिव के बारे में। कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्या, और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रम। यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव का अगर डेफिनेशन की बात करिएगा तो इट शोज ओनली नंबर। कार्डिनल एडजेक्टिव की मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताया कि इट शोज ओनली नंबर, या सिर्फ संख्या को बताता है। किसको? तो संख्या को। संख्या का मतलब क्या होगा? एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 10 20 एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? तो ये संख्या बता रहे हैं। और कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि इसके पहले ना तो ए का यूज होगा, ना तो एन का यूज होगा, और ना ही द का यूज होगा। किनके पहले? तो कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या बताता है ना, है ना। ये क्या बताता है? संख्या बताता है। संख्या आप किसकी बताइएगा? लिविंग थिंग की या फिर नॉन लिविंग थिंग की, बट संख्या बताइएगा ना, बिल्कुल बताइएगा। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनल एडजेक्टिव की। इस क्वेश्चन की यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, इसके लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ। क्वेश्चन एक है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। देखते ही आप समझ जाओगे ये कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, कहाँ पे द लगनी चाहिए, कहाँ पे द नहीं लगनी चाहिए। ओके, कार्डिनल का डेफिनेशन होता है इट शोज रैंक, पोजीशन एटसेट्रा। यह क्या बताता है? यह क्रम को बताता है, ऑर्डर को बताता है, पोजीशन को बताता है ना। कौन? तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लिखिएगा, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। मैं आप यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, सेकंड SECOND ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप यहाँ पे नेक्स्ट भी लिखिएगा, NEXT नेक्स्ट। आप यहाँ पे लास्ट भी लिखिएगा। ये भी क्या है? तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब क्या हो गया? आप कहीं ना कहीं पे लाइन लगे होइएगा।
कि अगर कहीं पर कोई टेस्ट होती है तो कोई ना कोई फर्स्ट होता है, कोई ना कोई सेकंड होता है, कोई ना कोई थर्ड होता है ना। ये क्या है उसका, तो वो उसका रैंक है। जितने भी स्टूडेंट है ना वो उसमें उसका रैंक है, कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई लास्ट है ना। ये इनके पहले यानी कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले किस चीज का यूज होगा, तो द का यूज होगा। डेफिनेट आर्टिकल का यूज ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले होगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव हमारा कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 100th, नेक्स्ट, लास्ट, ये सारे के सारे हमारे क्या है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर एक सेंटेंस में ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव दोनों का यूज साथ साथ किया गया है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा, तो सबसे पहले जो है आपका आएगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर उसके बाद जो है कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज हम करते हैं, है ना। और जब बात करते हैं ऑर्डिनल की, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव अपने पहले क्या लेता है, तो द लेता है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल आप इसे नोट कर लेना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आई फाउंड, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिएगा द टू फर्स्ट, बिल्कुल अटपटा लग रहा है, ये फर्स्ट हमारा क्या है, ये फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल है ना, और ये टू क्या है, ये टू हमारा कार्डिनल है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एक सेंटेंस में ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ हो तो सबसे पहले ऑर्डिनल को लिखेंगे, उसके बाद कार्डिनल को लिखेंगे, यानी कि आपको कहना पड़ेगा द फर्स्ट टू। अब आपका सेंटेंस हो जाएगा आई फाउंड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द बुक, क्या, तो पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, है ना। किस पार्ट में एरर था, तो पार्ट बी में हमारा एरर था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है द ट्रेन है, और हैड का मतलब क्या होता है, हैड का मतलब हो गया हमारा सेंटेंस पास्ट में मूव कर रहा है ना। हैव, हैज और हैड के बाद आने वाला वर्ब का जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, है ना, जो कि है लीव, मतलब होता है छोड़ना, है ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ओके, यानी कि ये बिल्कुल सही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसके बाद कह रहा है व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये दोनों सेंटेंस में सबसे पहले कौन सा घटना घटती है, सबसे पहले घटना कौन सा घटती है, सबसे पहला घटना जो है ये घटता है, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुका था, ट्रेन वहां से हट चुका था, ट्रेन छोड़ चुका था, है ना। उसके बाद ही हैड रीच्ड द स्टेशन, उसके बाद वह वहां पहुंचता है, तो पहले ये घटना घटता है ना। तो जो घटना सबसे पहले घटता है, यानी कि पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है ना। यानी कि मैं आपको सिंपल वे में अगर बताना चाहूँ, तो जो घटना सबसे पहले घटे, अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज को पास्ट में रखा गया है, तो जो घटना सबसे पहले घटे उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और बाद वाले घटना को सिंपल पास्ट में रखा जाता है। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, या नहीं तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए, यानी कि यहाँ पे व्हेन ही हैड का यूज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, व्हेन ही हैड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा, आपको सिर्फ कहना पड़ेगा व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। यानी किस पार्ट में एरर था, तो पार्ट बी में एरर था। पार्ट बी में एरर क्या था, तो पार्ट बी में हैड का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में दो क्लाउज है, तो पहला क्लाउज जो है वो पास्ट ऑफ द पास्ट है, यानी कि वो घटना सबसे पहले घटा, तो जो घटना सबसे पहले घटा उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो घटना बाद में घटता है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आई विश, ये वहां से जो है ना विश कर रहा है, आई विश, है ना। तो अगर आपके सेंटेंस में आई विश का यूज है ना, अगर आपके सेंटेंस में आई विश का यूज है, तो इसके बाद सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। यानी कि सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कह रहा है आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, ये वहां से विश कर रहा है कि मैं इस पूरी दुनिया में
सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन होता है, सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति होता है ना। यानी कि अब आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया आई विश के साथ सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। अब आप कहिएगा सर सिंपल पास्ट तो सही है, लेकिन सिंपल पास्ट में वाज वर्ड का यूज कैसे होगा? सिंपल पास्ट का मतलब ये नहीं कि केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये नहीं कि डिड नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल पास्ट का मतलब होता है, पास्ट का मतलब होता है वाज और वर्ड भी होता है, ठीक है। यानी कि अब आपको यहाँ पे एम का यूज बिल्कुल नहीं करना होगा, आपको कहना पड़ेगा आई विश आई, लेकिन एक कंडीशन भी है, अगर आप यहाँ पे वाज लगा देते हैं तो भी आपका ये एरर हो जाएगा। आप विश कर रहे हैं ना, आप ऐसी कामना कर रहे हैं ना, इसीलिए आपको यहाँ पे हर हाल में सब्जेक्ट हमारा जैसा भी हो आपको रखना पड़ेगा क्या, आपको रखना पड़ेगा वर्ड आई विश, आई वर्ड द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि हमारा पार्ट ए में एरर था। पार्ट ए में एरर क्या था? तो पार्ट ए में एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, एम के बदले में आपको यूज करना होगा वर्ड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुड नाइट। ये क्वेश्चन काफी इजी लगता होगा देखने में, लेकिन है काफी कंफ्यूजन पैदा करने वाला, है ना। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुड नाइट, आई एम ग्लैड टू सी यू। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इधर का पार्ट बता रहा हूँ। कह रहा आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपको देख करके खुशी हुई। ये नहीं कहना चाह रहा है आई एम ग्लैड टू सी यू, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, जब दिन की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, तो आप किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग, जैसे जैसे टाइम 12 बजे के बाद समाप्त हो स्टार्ट होता है, फिर बोलते हैं क्या, गुड इवनिंग बोलते हैं, फिर उसके बाद गुड नाइट। गुड नाइट का मतलब क्या होता है? गुड नाइट का मतलब ये होता है कि अब उस व्यक्ति से आप नहीं मिलना चाहेंगे, है ना, क्योंकि आप उसको गुड नाइट इसलिए बोल रहे हैं कि भाई गुड नाइट, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड नाइट बोलने के बाद आप किसी से मिल नहीं सकते हैं जिसको आप गुड नाइट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है गुड नाइट के बाद आप कह रहे हैं आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुमको देखकर खुश हुआ। अब मुझे ये बताइए गुड नाइट के बाद ये कभी संभव है क्या? आप गुड नाइट किसी को बोल दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा मैं तुमको देख करके खुश हुआ, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपको कहना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग नहीं बोलिएगा, आपको कहना पड़ेगा गुड इवनिंग, है ना। क्या बोलना पड़ेगा आपको? तो गुड इवनिंग बोलना पड़ेगा। यानी कि हमारा पार्ट ए में एरर था। पार्ट ए में एरर क्या था? तो पार्ट ए में गुड नाइट का यूज बिल्कुल नहीं होगा। गुड नाइट का मतलब एंडिंग ऑफ द डे, एंडिंग ऑफ द नाइट, है ना, दिन की समाप्ति या फिर ये रात्रि की समाप्ति हो गया, अब आप उससे मिलना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन गुड इवनिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए क्या मतलब हो गया, आई एम ग्लैड टू सी यू, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलैबोरेटली कार्व्ड। किस बात में एरर है? यहां पर इस क्वेश्चन में देखिएगा अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज जो होता है वो केस में होता है, और खास करके किस में? तो पॉजिटिव केस में, यही ना, केस में, किस में? तो पॉजिटिव केस में। तो किस तरीके से? या तो आप अपॉस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं, या तो आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो ऑफ का यूज करते हैं। पोजीशन बताने के लिए पॉजिटिव केस का मतलब हो गया पोजीशन एंड रिलेशन। पोजीशन का मतलब हो गया, मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप क्लियर हो जाए बढ़िया से, है ना। पॉजिटिव का मतलब दो होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है, फर्स्ट हो गया पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, और दूसरा होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है। तो संबंध आपका किसके साथ रहेगा? किसी लिविंग थिंग के साथ ना। और पोजीशन, पोजीशन आपका किसके साथ रहेगा? किसी नॉन लिविंग थिंग पे। यानी कि ये मार्कर है ना, आप रहेगा किसी और का, बोलेगा मेरा मार्कर, ऐसा नहीं ना। जब तक ये आपका नहीं रहेगा तब तक आप नहीं ना बोलेगा ये मेरा मार्कर है। तो मेरा मार्कर का मतलब क्या? आपका इस मार्कर पे अधिकार है, हक है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं लिविंग थिंग का
लिविंग थिंग, लिविंग थिंग के लिए आप तीनों का यूज कर सकते हैं, यानी कि अपस्ट्रॉफी का भी, अपस्ट्रॉफी एस का भी और ऑफ का भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। लिविंग थिंग देखिए, अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा राम, आप बोल रहे हैं राम का भाई, तो राम का मतलब क्या, एक ही राम है ना, तो इसके साथ का केकी के लिए तीनों का मतलब होता क्या है, ये तीनों का मतलब अपस्ट्रॉफी एन, अपस्ट्रॉफी एस एन, ऑफ का तीनों का मतलब होता है का, के, या नहीं तो की, ये तीनों का मतलब होता है का, के, की। यानी कि आप कह रहे हैं राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर यानी कि राम का भाई, मोहन का भाई, तो मोहन्स ब्रदर, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के लिए मैंने यहाँ पे लगाया अपस्ट्रॉफी एस। आपका मूड थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा तूफानी करने का मूड हो गया, तो आप क्या करिएगा, ये अपस्ट्रॉफी एस को काट दीजिएगा, और जैसे ही आप इसको काटते हैं ना, तो इधर वाला जो नाउन है हमारा, उस नाउन के पहले आप द लगा देते हैं, यानी कि आप कहते हैं द ब्रदर, और इस नाउन को इस नाउन के साथ जोड़ने के लिए आप ऑफ का यूज करते हैं, और उसके बाद जो भी रेस्ट हमारा नाउन बचा है ना, आप उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, लिख देते हैं, यानी कि आप कहते हैं द ब्रदर ऑफ राम। ये थोड़ा इम्फैटिक लगता है, थोड़ा जोरदार लगता है, लेकिन है तो वही ना, चाहे आप राम्स ब्रदर बोलिए, चाहे आप द ब्रदर ऑफ राम बोलिए, लेकिन राम का भाई ही आएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि लिविंग थिंग के लिए आप अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी एस और ऑफ तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऑफ का यूज करते हैं, किस चीज के लिए, तो उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर मुझे एक बात देखिएगा, यहाँ पर बताइएगा टेबल्स लेग्स लिखा हुआ है, यानी कि टेबल की टांगे, टेबल की पाँव, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, टेबल जो है वो लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है ना, बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन बनाने के लिए, पॉजिटिव केस बनाने के लिए, या इस क्वेश्चन का करेक्शन करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये जो अपस्ट्रॉफी एस है ना, उसको काटना होगा, रिमूव करना होगा। और जैसे ही हम इस अपस्ट्रॉफी एस को हटाते हैं ना, तो सबसे पहले ये जो इधर का जो नाउन हमारा बचा हुआ है, उस नाउन के पहले हम लगा देते हैं द, और उसको राइट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने राइट कर दिया द लेग्स, LEGS, द लेग्स। और मैंने अभी आपको बताया, इतना करने के बाद इस नाउन को इस नाउन से जोड़ने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, है ना। या आप ऐसे समझिए, नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन या पॉजिटिव केस बनाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। और कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपको कहना पड़ेगा द लेग्स ऑफ। अब यहाँ पर देखिएगा, इस टेबल के पहले द लगा हुआ है, तो आप भी लगाइए ना, बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगा रहता तो नहीं लगाते, लेकिन हर हाल में इधर वाला नाउन को जब आप इधर लिखते हैं ना, हर हाल में आपको द लगाना पड़ेगा, यानी कि द लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ओके। तो हमारा जो एरर था वो पार्ट ए में था। पार्ट ए में क्या एरर था, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ अपस्ट्रॉफी या नहीं तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज बिल्कुल नहीं होता है। तो उसको करेक्शन करने के लिए आप क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि आपका अब करेक्शन के बाद हो जाएगा द लेग्स ऑफ द टेबल। बात यहीं तक नहीं हुआ है, अब आगे आपको सिलेक्शन भी करना है। ये जो हैव आया है किसके लिए आया है, आपका एरर पार्ट ए में था, मैं मान गया, लेकिन कभी कभी ये आपका एरर फ्री रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर दे देगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। यहाँ पे जो हैव आया है वो किसके लिए आया है ना। तो चलिए, ये दो हमारा क्या हो गया, आर्टिकल है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा लेग्स का मतलब क्या हो गया, टांग, पाँव होता है ना, ये क्या है, तो नाउन हो गया ना। चलिए, और ये ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है प्रीपोजिशन होता है, हो गया ना। चलिए, और टेबल का मतलब क्या हो गया, टेबल भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा नाउन है ना, ये भी हमारा नाउन। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा था इसका स्ट्रक्चर है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन।
तो इस कंडीशन में आने वाला वर्ब का और आने वाला प्रोनाउन का सिलेक्शन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? ये जो हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन है, मैं फर्स्ट प्रेपोजिशन इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाउन का कनेक्शन इस प्रकार भी हो सकता है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि ये हो गया फर्स्ट प्रेपोजिशन, ये हो गया सेकंड प्रेपोजिशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि हमारा जो सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले, ये हमारा फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जो आया हुआ नाउन है, सबसे पहले उस नाउन के पहले हम द लगाते हैं जो कि लगा हुआ है ना। और फर्स्ट प्रेपोजिशन के पहले जैसा नाउन प्रोनाउन आया है उसी के अनुसार आने वाला वर्ब और आने वाला प्रोनाउन का सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि द लेग्स, आप यहाँ पर देखिएगा लेग्स, लेग्स का मतलब क्या? सिंगुलर की प्लुरल ना, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो लेग्स हो गया जो कि प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, है ना। कामली बहुतों में से एक अच्छा खिलाड़ी है जिसका सिलेक्शन जो है टेस्ट मैच के लिए किया गया, यही कहना चाह रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। ये कामली हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, सिंगुलर काउंटेबल करे, सिंगुलर थर्ड पर्सन था, इसीलिए इसने सिंगुलर वर्ब लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि वन ऑफ के बारे में, तो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपका कमेंट ही हमें एनर्जेटिक बनाता है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ वन ऑफ के बारे में, ओके। वन ऑफ का हमारे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो यूज होता है। पहला यूज वन ऑफ के बाद नाउन आता है ना, और दूसरा यूज वन ऑफ के बाद प्रोनाउन आता है। अभी तक मैं आपको ये बताया कि वन ऑफ के बाद नाउन आता है, वन ऑफ के बाद प्रोनाउन आता है, लेकिन क्या आता है, कैसा होता है वो नाउन, वो कैसा होता है वो हमारा प्रोनाउन, ओके। वन ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा तो वो नाउन जो है हमारा हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन रहेगा, और उस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, है ना। और वन ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन भी प्लुरल होगा, प्लुरल प्रोनाउन। और मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका था कि प्लुरल प्रोनाउन सिर्फ हमारे तीन ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो फर्स्ट हो गया अस हो गया, दूसरा हो गया यू हो गया, एंड थर्ड हो गया आपका देम हो गया। ये तीन हमारे प्लुरल प्रोनाउन है ना। वन ऑफ के बाद जो भी आएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, दोनों प्लुरल रहेगा, है ना। लेकिन कंडीशन ये लगा हुआ है, अगर वन ऑफ के बाद नाउन आता है तो वो नाउन हमारा हमेशा प्लुरल रहेगा और उस नाउन के पहले द लगा रहेगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि दोनों के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। वन ऑफ के बाद चाहे नाउन आवे, वन ऑफ के बाद चाहे प्रोनाउन आवे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। चलिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो नोट करो, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आर्मी एग्जाम में बिल्कुल आते हैं और कंफ्यूज करते हैं आप। सारा कंफ्यूजन, एक एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, कह रहे कामली इज वन ऑफ। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी का मतलब नाउन, नाउन का मतलब कैसा नाउन? तो प्लुरल काउंटेबल नाउन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और इस नाउन के पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और मुझे एक बात बताइएगा, प्लेयर कौन होगा? खिलाड़ी कौन होगा? कोई आदमी ना, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लिविंग थिंग ना। तो हु का यूज जो होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, ओके। चलिए, बिल्कुल सही है ना प्लेयर्स। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ पे हु का यूज किया गया, और इसका ये प्लेयर्स हो गया एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है भूतपूर्व। ये प्लेयर्स यहाँ पे क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। और हु के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि हु के पहले जैसा नाउन प्रोनाउन आया है उसी के अनुसार यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर मेन वर्ब होगा, ओके। चलिए, ये प्लेयर्स का मतलब क्या होता है? प्लुरल
है ना। तो प्लेयर्स का मतलब प्लूरल नाउन, इसीलिए यहाँ पे हैज का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। हमें हमारा सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब भी तो चाहिए, आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा हैव। अब आप कहिएगा सर आपने बताया था वन ऑफ के बारे में कि आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन आप यहाँ पे प्लूरल क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब तो सही था ना, लेकिन ये डायरेक्ट हमारा सब्जेक्ट तो नहीं था ना। ये सब्जेक्ट रहता तब तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। ये हमारा जो वन ऑफ है परफॉर्म यहाँ पे कर रहा है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के तौर पे ना। ये हमारा सब्जेक्ट था, इसने अपने बाद वर्ब लिया और इधर वाला रेस्ट पार्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वन ऑफ के बाद वन ऑफ का बिहेव होता है ना, उसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल रहेगा। और ये हमारा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसका एंटीसीडेंट प्लेयर्स हो गया। आने वाला वर्ब का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि प्लूरल है। अब यहाँ पे आपको कहना पड़ेगा हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है ना। समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।